नमस्कार दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस पर देश में गृह युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल के सांसद ने देश के सुप्रीम कोर्ट पर देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। और यह भी पहली बार हुआ है कि किसी सांसद ने, सत्ताधारी दल के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है और यह कहा है सुप्रीम कोर्ट अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। और यह कहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले सांसद निशिकांत दुबे ने। यह अलग बात है कि निशिकांत दुबे के इस बयान से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन निशिकांत दुबे ने अकेले नहीं कहा। कुछ इसी तरह की बातें, सुप्रीम कोर्ट के लिए लक्ष्मण रेखा बताने वाली बातें बीजेपी के ही दूसरे सांसद दिनेश शर्मा ने भी कही। और संदर्भ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुनवाई करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल के मनमाने रवैये के खिलाफ जिस ढंग से फैसला दिया, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए एक समय सीमा तय कर दी कि आप विधेयकों को ठंडे बस्ते में नहीं रख सकते, आपको 3 महीने के भीतर उस पर फैसला लेना पड़ेगा। और उसके बाद वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उस सुनवाई के दौरान सरकार को पहला झटका। अगली तारीख अभी मुकर्रर है, लेकिन इन सब से बौखलाई बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने इस बार वो सब कह दिया जो आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ऐसा कभी नहीं कहा गया, कम से कम किसी सांसद के द्वारा। तो समझने की कोशिश करेंगे कि निशिकांत दुबे के इस अपराध या इस बयान के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि यह भी खबर आई है कि एक सीनियर एडवोकेट ने, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने अटॉर्नी जनरल से निशिकांत दुबे पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी है, मानहानि का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है और कहा है जिस तरह से चीफ जस्टिस का नाम लेकर निशिकांत दुबे ने सिविल वार के लिए जिम्मेदार ठहराया है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इसलिए अटॉर्नी जनरल निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा वो बाद में, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। उससे पहले जरूरी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या अनुमति देते हैं। और इससे कई सवाल पैदा होते हैं, उन सवालों का जवाब तलाशेंगे एनके सिंह के साथ बातचीत करते हुए। लेकिन कुछ सवाल, वो सवाल क्या है जिसका जवाब तलाशेंगे हम। मोदी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे ने क्यों की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ऐसी मानहानि? बीजेपी सांसद के खिलाफ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की मानहानि का मुकदमा। मोदी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे पर मुकदमे की अनुमति देंगे अटॉर्नी जनरल, क्योंकि उनकी अनुमति अनिवार्य है अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीजेआई को क्यों ठहराया गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार? यह मामूली बात नहीं है कि चीफ जस्टिस को, जो देश में कायदे कानून संविधान का कस्टोडियन है, उसे गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद में दंगे हुए और वक्त पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने जिस तरह से कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, कुछ विराम लगाया, टेम्पररी स्टे है अगली तारीख तक, और कुछ बातें कही, उससे बौखलाहट बीजेपी में। सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने वाले सांसदों के खिलाफ अब कौन करेगा कार्रवाई? क्या स्वतः संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने एक एडवोकेट जिन्होंने मानहानि के लिए नोटिस दिया उनको अनुमति नहीं दी तो? क्योंकि मामला बहुत संगीन है। दूसरी बात कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से लेकर बीजेपी सांसदों ने ऐसे बयान क्यों दिए? क्या सुप्रीम कोर्ट की घेराबंदी का कोई प्लान है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले सरकार के लिए बदहजमी की वजह बने। इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ एनके सिंह साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि इसमें कई कानूनी पेचीदगियां हैं। सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या होगा? स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेगा, नहीं लेगा? मानहानि के मामले में अटॉर्नी जनरल का रुख क्या हो सकता है? और क्या किसी सांसद का इतना कह देना और बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से पल्ला झाड़ लेना कि उनका निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, क्या मामले को इससे खत्म कर देना चाहिए? ऐसे कई सवाल है। उन्हीं सवालों के साथ, और चूंकि ये सिलसिला बीते कुछ दिनों से चल रहा है, उपराष्ट्रपति धनखड़ भी बहुत कुछ कह चुके हैं, उनके बयान भी सुप्रीम कोर्ट को नसीहत देने वाले भी थे। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक तरह से उन्होंने चेतावनी भी दी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा क्रॉस कर रहा है, सुपर संसद के रूप में काम कर रही है न्यायपालिका। एक बात और आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि न्यायिक व्याख्या की, संवैधानिक व्याख्या की और यह कहा कि न्यायिक समीक्षा होगी राज्यपालों के फैसले को, उसको लेकर अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने
जो संसद को काम करना चाहिए कानून बनाने का, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगा? क्या इसका ये मतलब है? सिंह साहब, पहला सवाल तो यही कि जो बयान है निशिकांत दुबे का, वो बयान हम अपने वीडियो में कह चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है, और चीफ जस्टिस का नाम लेकर कहा मुर्शिदाबाद के संदर्भ में एक सवाल पर कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं, और धार्मिक युद्ध के लिए। तो मैं समझना चाहता हूं आपके नजरिए से कि एक सांसद का ये कहना, और उसके बाद इसकी इसकी वजह से क्या उन पर, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल सकता है या नहीं, अटॉर्नी जनरल अनुमति देंगे या नहीं, और मानहानि के मुकदमे के लायक उनका यह बयान है या नहीं? अजीत जी, अगर दुनिया में कोई एक केस कंटेम्प्ट का सबसे ताकतवर हो सकता है, कंटेम्प्ट का सबसे उपयुक्त केस हो सकता है, तो ये निशिकांत दुबे का बयान है। उसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स है जो जुडिशियल प्रोसेस को कंटेम्प्ट के एक हिकारत से देखते हैं और मानना करते हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में ये इशू नहीं है कि सीजेआई को करते हैं या एक प्यूनी जज को करते हैं, किसी को भी करते हैं, और क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन अगर उन्होंने किसी एक जज या जज के ग्रुप को या जजमेंट को ये कह के किया है कि उसका इसमें मोटिव है, आप गृह युद्ध करा रहे हैं, ये कह के, तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ललकारा है, आप उसको खत्म करने जा रहे हैं। आपके इस बयान से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और न्यायपालिका की गरिमा को आपने लोअर किया है। वो सारे तत्व हैं जो आर्टिकल 129 में बाधित है। और दूसरा जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, उसमें अगर सेक्शन 3 देखेंगे तो उसमें वो सारा दिया हो कि क्या क्या कंटेम्प्ट में आता है। स्कैंडलाइजेशन, अगर आपने किसी ऐसे फैसले को या कोर्ट को स्कैंडलाइज किया है तो आप इसके दोषी हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को पहला काम इस आदमी को उठा के इनिशिएट करे मुकदमा। और क्योंकि ये बात इसकी नहीं है कि बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है, तुम्हारा एमपी है वो, तुमने टिकट दिया है, तुम्हारे उससे सपोर्ट से वो मेंबर पार्लियामेंट बना है। और अगर एक मेंबर पार्लियामेंट ये वो देता है, उसने शपथ भी ली है जब मेंबर बना है, तो इस तरह के कंटेम्प्चुअस अगर वो भाषण देगा, और इस आदमी की आदत है, मैंने अक्सर देखा है कि वो वहां हो या राजीव गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ बोलना हो, ये उस स्तर से काफी नीचे चला जाता है ये सांसद। तो मेरे ख्याल से ये फिटेस्ट केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉन्विजन्स। जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप पूरी कीजिए। सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट के लिए फिटेस्ट केस है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके, और अगर आज नहीं लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फेल होगा इससे। सीधी सी बात है कि कुछ इनहेरेंट पावर्स इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को दिए गए थे, जैसे 142 वो इसलिए दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा खुद निर्धारित करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय देश में व्यवस्था न्याय की कायम रहे, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर्स दिए हैं, और ये बताया है कि ये अपने पावर्स खुद ही डिफाइन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास निर्बाध शक्तियां हैं, इसीलिए दी गई है। अब उसके अलावा दो सवाल कैटेगरिकली। एक तो सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है और अवमानना के मुकदमे की अनुमति मांगी है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की अनुमति के बाद ही ये प्रोसेस डिफेमेशन का शुरू होगा। एक पहलू, अगर अटॉर्नी जनरल ये अनुमति नहीं देते हैं, पहले तो ये सीधे क्लियर कट डिफेमेशन है, क्योंकि ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है सर, स्पेसिफिक नाम लेकर क्लियर कट कहा गया सिविल वॉर, रिलीजियस वॉर के लिए जिम्मेदार है और अराजकता देश में फैला रहे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, किसी पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। एक बात तो अटॉर्नी जनरल अगर नहीं देते, फिर भी मैं इफ एंड बट में बात कर रहा हूं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है? उसकी प्रक्रिया क्या है, वो भी जरा दर्शकों को समझाने के लिए। जी, मैं विस्तार से इसको बता देता हूं। 1971 1971 का ये एक्ट है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट कहते हैं। इसके सेक्शन 14 और 15 1B में अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हैं।
जैसे 14 में यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हियरिंग हो रही है, उस समय किसी ने बदतमीजी की, कोई कुछ किया, तो सीधे कोर्ट उसको शाम तक के लिए कह सकता है कि इसको गिरफ्तार करो, शाम तक ये अदालत में इस एरिया उठने तक ये जेल में रहेगा। ये इंस्टेंट पावर होते हैं, ये 14 में दिए गए हैं। 15(1)(b) में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आहत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है और उससे वो आहत है, तो वो भी जो व्यक्ति कंटेम्नर है, जिसने अवमानना की है, उसके खिलाफ जा सकता है पिटीशन में। और वो अटॉर्नी जनरल की बस एक ही कंडीशन है कि अटॉर्नी जनरल की परमिशन चाहिए। ये एक पक्ष है उसका। अटॉर्नी जनरल मतलब कि अटॉर्नी जनरल खुद भी कर सकता है, अटॉर्नी जनरल का परमिशन हो, दोनों स्थितियां हैं। अटॉर्नी जनरल चाहे तो खुद ही कर सकता है और ये भी कर सकता है। अब एक और स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स कुछ होते हैं, जो इनहेरेंट होते हैं, जैसे गवर्नर के पास कुछ इनहेरेंट पावर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी संविधान निर्माताओं ने कुछ इनहेरेंट पावर्स दिए हैं। उसमें एक ये है कि आप अपनी अवमानना को खुद भी देख सकते हैं। और इसका याद करिएगा, 2020 में 20 अगस्त को एक 3 मेंबर बेंच का जजमेंट आया था प्रशांत भूषण के केस में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास इनहेरेंट पावर्स हैं, इसके लिए हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नहीं देखना है, ये संविधान ने हमें दिया है। और 129 में कहा गया है कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है और इसको अपने कंटेम्प्ट देखने के खुद पावर होते हैं। ये 129 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि कल मान लीजिए कि अटॉर्नी जनरल, जो माहौल भारत में चल रहा है, या तो उसके साथ है या इसके साथ है, ये जो भारत में माहौल चल रहा है, तो अटॉर्नी जनरल भी सरकार बहादुर का ही सबसे बड़ा अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर। तो अटॉर्नी जनरल, या उसमें कानून में यह भी है कि सॉलिसिटर जनरल भी दे सकता है। दोनों को दिया गया है पावर कि आप तो अटॉर्नी जनरल, दोनों सरकार के पॉइंट है, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और ये दोनों को दिया गया है कि दोनों ये परमिशन दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये तो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के अपॉइंटी हैं, सरकार के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, इन्होंने मना कर दिया देने से, तो क्या होगा? अदालत चुपचाप बैठा रहेगा कि अब क्या करें, मुझे तो मेरा तो अपमान हो रहा है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, अटॉर्नी जनरल बहादुर नहीं मान रहे हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट इतना क्रिपल हो गया है? इसीलिए ये प्रावधान किया गया है कि इनहेरेंट पावर्स के तहत इनहेरेंट पावर्स के तहत ये कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सीधा सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके और इनको टांग सकता है, जेल भेज सकता है 6 महीने के लिए और 2000 जुर्माना कर सकता है। यहां पे ये केस फिटेस्ट केस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रभावित होने जा रही है। आप जनता को भड़का रहे, हुआ क्या है? अभी हाल के 3 केसेस दीजिए, इसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय को बंद किया। आपको याद होगा, बहुत सख्त हिदायत दी। आपको याद होगा यूपी गवर्नमेंट को कितनी लताड़ लगाई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कितनी लताड़ लगाई, और कई गवर्नमेंट्स को। अभी उसके बाद क्या हुआ? मुआवजा तक प्रयागराज के केस में 6 लोगों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद गवर्नर के केस में क्या हुआ? गवर्नर के केस में यही हुआ कि गवर्नर को सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम 142 के तहत, जिसमें हमें निर्बाध शक्तियां हैं, हम ये आदेश देते हैं कि ये कानून बनेगा। ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है। अब ये बौखला गए हैं कि भाई ये कौन सा वो है, संस्था है जो कि मोदी जी के सरकार के खिलाफ इतना कुछ कर रही है। तो अब ये बौरा के घूम रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चिंता है कि जब राज्यसभा का सभापति, जो पद होता है, राज्यसभा का राष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति होता है, अगर वो, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग मकाम जिसे दिया गया है और संविधान निर्माताओं ने माना था कि ये किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रहेगा, इसको गवर्नर को और स्पीकर्स को, बाई चांस ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा का, तो उसको माना था कि ये लोग पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रहेंगे। लेकिन जिस तरह दिन रात उपराष्ट्रपति हमारे लगातार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, वो किसी भी गरिमा से काफी नीचे है। मुझे याद आता है
एक सेकंड अंबेडकर रुको, जी। एक सेकंड रुको, एक सेकंड सिर्फ मैं उस पे हम थोड़ा सा बाद में आते हैं, धनखड़ वाला, चूंकि उपराष्ट्रपति वाला अहम मसला है। इस पे एक दो सवाल और करना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे मोदी के करीबी हैं, प्रॉक्सिमिटी है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी सत्ताधारी दल के सांसद है। एक बार सुबह उन्होंने बोला कल सुबह 9 बजे के आसपास कि अगर अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। उसके कुछ घंटे बाद दोबारा उन्होंने गृह युद्ध और धार्मिक युद्ध की बात की, और उसके बाद जेपी नड्डा ने पल्ला झाड़ लिया जो जिक्र किया। क्या लगता है कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं? ये होशो हवास नहीं, में एक सांसद नहीं, बोल रहा है आपको एक जो छोटा सा लीगल से उदाहरण देते पहलू हैं। मानता है, तो ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से तय हो रहा है कि ये हमला करना है। नहीं, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक गवर्नर ने एक गैर भाजपा मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरे अपने सारे हथियार लगा दिए और उस मुख्यमंत्री को चलने नहीं दिया। उसका लाभ उसको यह मिला कि वो देश के एक शीर्ष पद पे बैठा दिया गया। तो हमें रिवॉर्ड गिविंग सिस्टम है ये मोदी का, कि तुम हमारे खिलाफ जो भी ऐसी आवाजें उठे उनके खिलाफ सब कुछ करो और मेरा वादा है कि हम तुमको एलिवेट करेंगे। तो सच बात जो आपका शंका है वो यही है, और ये इसीलिए आप देख रहे होंगे कोई दिनेश शर्मा बोलता है, कोई एक और शानदार, इसमें होड़ लग जाती है कि मोदी को के खिलाफ जो है आवाज, उसके खिलाफ हम कितनी लंग पावर से बोलते हैं, हमारी ताकत, आवाज की बुलंदी कितनी। और सिंह साहब, अगर इसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ऐतराज होता तो एक मैसेज डायरेक्ट नहीं, उनके किसी संदेश वाहक और पीएमओ के किसी स्टाफ या किसी का भी एक संदेश पर एक नाक बार रगड़ के सस्पेंशन कर निशिकांत दे, दुबे माफी मांग लेते, नाक बस रगड़ के माफी एक मांगते, बार। उसी एनआई को बुला के बयान देते कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी है। उनके बयान से जेपी नड्डा ने पल्ला जरूर झाड़ लिया। एक बार सस्पेंशन खाली हो जाए एक मेंबर पार्लियामेंट का, ये जितने मेढक हैं, जो बरसाती मेढक हैं, ये सारे बोलना बंद कर देंगे। एक एग्जाम्पलरी आप पनिशमेंट दे दीजिए, लेकिन नहीं, ये रिवार्ड का सिस्टम है। एकल लीडरशिप में रिवार्ड दिया जाता है। मैंने अभी जो बात यहां से छोड़ी थी, डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान बन गया तो उन्होंने कहा, जब सब कुछ हो गया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग सही कह रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा लंबा संविधान है जिसमें 1,45,378 शब्द हैं अंग्रेजी के संविधान में। ये बात सही है, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझिए। मेरी मजबूरी ये है कि अगर हम, उसमें बिल्कुल सही है कि प्रशासनिक क्षमता और शक्तियों के लिए हमने बहुत विस्तार दिया है जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की तासीर यह है कि हम आदतन गैर लोकतांत्रिक हैं। वी आर हैबिचुअली अनडेमोक्रेटिक, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि हम आदतन अनडेमोक्रेटिक है, लिहाजा हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं रख पाते हैं। और आप देखें कि जो शीर्ष संस्थाओं पे गवर्नर बैठा है, कोई राज्यसभा का सभापति होता है, और जिस तरह के वो अटेंडेंस दे रहे हैं, वो यही कहते हैं ये आदतन हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को नहीं मानते हैं। इसी वजह से ये आज हो रहा है। तो हकीकत ये है कि एक निशिकांत को और सुप्रीम कोर्ट को ये मकाम है आज कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस, बिल्कुल वेट ना करे अटॉर्नी जनरल का, सॉलिसिटर जनरल का, सीधे उठाए और उसको नोटिस दे और उसको बुला के और उसके बाद सजा सुनाए। एक बार सजा देगा, क्योंकि ये आज प्रभावित, आपने जो ये सेंटेंस निशिकांत ने कहा है, ये एक समूह को भड़काने वाला सेंटेंस है। इससे वाकई हिंसा भड़केगी। जजमेंट से तो नहीं भड़क रही है, लेकिन आपके इस कथन से जरूर हिंसा भड़केगी, लोग सड़कों पे आएंगे। लिहाजा, और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर आपने वो लगाया है, एक धब्बा लगाया है कि वो बायस्ड होकर फैसले दे रहा है। जो आर्टिकल है जिसका हमने कोट किया अभी, कंटेम्प्ट एक्ट के सेक्शन 3 में बहुत ही स्पष्ट है कि प्रेजुडिस, अगर आप प्रेजुडिस का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल वॉर और इसमें इस तरह का अपना फैसला जो कंडक्ट कर रहा है, वो रिलीजियस वॉर, धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार है, देश को एक अराजकता की तरफ, एनार्की की तरफ ले जा रहा है।
एनार्की की तरफ ले जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अगर आप ये कहेंगे एनार्की का, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा तत्व कंटेम्प्ट के लिए कुछ भी नहीं चाहिए और सीधे इस आदमी को जेल देना चाहिए, क्योंकि तब लोगों में मैसेज जाएगा कि आप सब जगह ये नाटक करिए, हिंदू मुसलमान दिन रात करिए, सुप्रीम कोर्ट पे नजर न डालिएगा। उतनी दहशत अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पैदा करेगा तो चीजें काफी खतरनाक हो जाएंगी। अब आते हैं सिंह साहब वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब पे। जगदीप धनखड़ साहब का जो बयान आया, जिस पर काफी बवाल विवाद हुआ 4 दिन 5 दिन पहले, वो इंटर्न्स को एड्रेस कर रहे थे, राज्यसभा के इंटर्न्स को, और उस एड्रेस में उन्होंने जिस ढंग की शब्दावली, जिस ढंग की भाषा तेवर का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि शुरू में मैंने भूमिका में जो कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार वर्सेस गवर्नर का जो चल रहा था मामला, जिसमें 10 बिल पेंडिंग 5 साल 4 साल से तमिलनाडु के गवर्नर ने पेंडिंग रख रखा था, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा, वहां भी पेंडिंग था, तो सीधे सीधे कह दिया कि 3 महीने के भीतर आपको हाँ ना करना पड़ेगा। एक बार अगर विधानसभा ने पास करके आपके पास भेजा, आपने रिजेक्ट किया, ऐतराज किया, दूसरी बार भेजा, तो आपके पास कोई इसके अलावा विकल्प नहीं है कि आप उसको उस पर मंजूरी दें। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने बिना गवर्नर या राष्ट्रपति की मंजूरी के वो 10 कानून लागू कर दिए। ये बौखलाहट है, क्योंकि सिर्फ एक राज्य नहीं, मैंने पहले भी वीडियो में किया, 5 या 6 ऐसे राज्य हैं जहां के गवर्नर्स ने, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरला, तेलंगाना, जहां के गवर्नर्स ने बिल पर, विधेयकों पर कुंडली मार के गवर्नर्स बैठे हैं, जो चुनी हुई विधानसभा के पास बिल है। तो सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि ये गैर भाजपा सरकारें थी, गैर भाजपा, एकदम ऑब्वियसली गैर भाजपा। यहां तो देख रहे हैं ना, केजरीवाल जब तक थे तब तक एलजी कैसे काम कर रहे थे, आज बीजेपी की सरकार है आज तो कहीं एलजी नहीं है साहब कुछ दिक्कत। कैसे। बिल्कुल। तो जगदीप धनखड़ का भी ये कहना, क्या उपराष्ट्रपति इस तरह से कह रहे, उसकी थोड़ी व्याख्या भी करिए। जब वो कह रहे कि राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं तय कर सकता और संसद कानून बनाने के लिए है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने की तो बात की नहीं, उन्होंने जो व्याख्या है वो व्याख्या की है और कहा न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, अगर राज्यपाल ने 3 महीने के भीतर फैसला नहीं लिया। तो जरा ये भी समझाइए। नहीं, उसमें बहुत सिंपल सी बात है कि एक तो उनको यह समझना पड़ेगा कि अगर वो राज्यसभा के लिए अप्लाई कर सकता है तो राष्ट्रपति के लिए क्यों नहीं हो कर सकता। अगर उनके लॉजिक में जो गड़बड़ी है, क्यों कह रहे हैं साहब राज्यपाल तक किया तो ठीक किया, राष्ट्रपति के लिए क्यों कर दिया। इस दोनों के लिए, अगर राज्यपाल के लिए, जैसे कि कहा कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है साहब राष्ट्रपति, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं। जुडिशियल फंक्शन अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग होता है। राष्ट्रपति जो अपॉइंट करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जुडिशियल डिस्चार्ज ऑफ इस फंक्शन इसमें किया है, लिहाजा एक तो उनको बेसिक, और वो अगर राज्यपाल के लिए लागू होगा समय सीमा तो राष्ट्रपति के लिए क्यों नहीं होगी, इसमें कहां से गलती हो गई है। फिर उसके अलावा आपने जब पद की शपथ ली थी तो भारत के संविधान में इतना उनको जानकारी है, क्योंकि कानून जानते हैं, वो वकील रहे हैं, एडवोकेट तो रहे। वकील रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से खूंटा यही गड़ेगा। ये वाला भाव जब आप ले लेते हैं तो आप कुतर्क करने लगते हैं। तो आप कुतर्क है क्या इनका। एक तो आपको निशिकांत दुबे की तरह नहीं बोलना चाहिए, आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह बोलने लगे हैं। जब चुनाव होता है राजस्थान में तो आप दिन रात वही पड़े रहते हैं। एक उपराष्ट्रपति के लिए ये नहीं कहा जाता। आप जानते हैं उस समय किस कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने इनकी सारी लिस्ट दी थी कि कितने विजिट्स इन्होंने राजस्थान में किए चुनाव के दौरान। तो आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गए हैं और एक खूंटा गाड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। जब जब वो सरकार के खिलाफ फैसले दे रहा है तो आप कभी कॉलेजियम पे आंच लगा रहे हैं, कभी उनके फैसले पे कह रहे सीमा पार कर रहे हैं। आपको तो ये बोलना ही नहीं था, क्योंकि आप सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं। आप छोड़िए ये बात, आप दोनों सभाओं में इन सभापतियों के भाव भंगिमा में देखिए, जब विपक्ष का कोई नेता बोलता है लगता है कि उन्होंने कुनैन चबा लिया है, लगता है उन्होंने मिर्चा चबा लिया, इस तरह का भाव बन जाता है। लेकिन वही जब ट्रेजरी बेंच से कोई बोलता है, कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बोले तो क्या कहना ही क्या है। उस समय जरा देखिए कितना इनका एक भक्तिभाव नजर आता है। मुग्ध मुग्ध तो ये मुग्ध क्या भाव है से ये सब।
ये सब अगर आप पूरा देखें आप, तो ये लग नहीं रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के जो फंडामेंटल्स है, जिस पे अंबेडकर रो के जार जार परेशान थे। और उन्होंने कहा भी कि मुझे मजबूरी में ये संविधान इतना बड़ा, लेकिन ठेंगा परवाह है किसी को? संविधान आप बड़ा नहीं, कितना भी इसके 4 गुना बड़ा बना दीजिए, खूंटा यही गड़ेगा। और ये कह के कोई उपराष्ट्रपति, कोई सांसद, कोई गवर्नर, कोई स्पीकर, आपने महाराष्ट्र में देखा है स्पीकर ने क्या किया? तो ये हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो डॉक्ट्रिन था, जो उसमें अंबेडकर ने बहुत बढ़िया कहा, दिस डेमोक्रेसी, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमने दी है, ये सिर्फ टॉप ड्रेसिंग है। टॉप ड्रेसिंग होता है पौधे में, जब आप बड़ा हो जाता है तो जब पानी डालते हैं तो उसको टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। बेसल ड्रेसिंग कहते हैं जब खाद पानी तैयार करके उसमें बीज डाला जाता है तो उसको बेसल ड्रेसिंग कहते हैं। तो संविधान निर्माता ने माना था कि ये बेसल ड्रेसिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी, इसके बिना ये पौधा सूख जाएगा, ये पनपेगा ही नहीं। आज यही दिखाई दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बिना ये जो छुट्टा घूम रहे हैं संविधानिक पदों पे बैठे लोग, ये जिस तरह के अटरेंसेस दे रहे हैं, भारत में प्रजातंत्र शायद अब एक मजाक बन गया है। और ये निशिकांत दुबे का जो ये बयान है, ये उसका एक सबसे भोंडा स्वरूप है। एक चीज बताइए सिंह साहब, जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तमिलनाडु सरकार वर्सेस गवर्नर एक मिनट, क्या जगदीप धनखड़ ने 142 का इस्तेमाल किया? नहीं समझ पाए। नहीं उन्होंने नहीं, जगदीप धनखड़ ने ये कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला अच्छा, विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 न्यूक्लियर मिसाइल उपलब्ध कराता है, न्यूक्लियर मिसाइल मतलब जी, बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा आर्टिकल 142 का। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था तब उन्होंने अपने उस अधिकार का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास ये अधिकार है, हम उसका इस्तेमाल करके ये हम मियाद और पैरामीटर बताते हैं जो राज्यपाल के लिए कहा। तो ये आर्टिकल 142 के तहत क्या है अधिकार और उस अधिकार की अनिवार्यता क्या है, जरा दर्शकों को ये समझाइए। देखिए इसकी मजबूरी क्यों हुई? जब पूरी दुनिया में ये एक मजबूरी होती है कि मान लीजिए कि आप बहुमत से सरकार, पूरी प्रजातंत्र चलती कैसे है? बहुमत से चलती है। मान लीजिए कि बहुमत आपके पास रिलीजियस आधार पे आपने पूरे हिंदुओं का वोट ले लिया, संसद में आपकी संख्या हो गई 543, 542, सारे आपके एमपी हो गए, क्योंकि बहुमत आपके पास है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुमत रहेगी। मान लीजिए कि आपने 2/3, 3/4, 4/5 हिस्सा आपने बहुमत संसद में ले लिया, आप कुछ भी कर लेंगे, आप राज्यों में अपनी सरकार बना के कुछ भी संविधान बदल देंगे। इन्हीं सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, देश में न्याय व्यवस्था कायम रहे और इसके रिट्स, मतलब इसके आदेश पूरी तरह अनुपालन होते रहे, इसके लिए ये निर्बाध शक्ति, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये अपनी शक्तियां खुद ही डिसाइड करेगा। और ये शक्ति इसलिए दी गई है कि कोई बहुमत पाके कल पता लगा कि उसने कह दिया अब नहीं, अब यहां राजा हुआ करेगा, मोदी जी कल से राजा हैं। नहीं, इसी तो केस में देखिए ना सर, इसी केस में देखिए कि अगर आधे दर्जन राज्यों में राज्यपाल बैठ गए सारे विधेयक को लेके, जैसे तमिलनाडु में तो 2020-21 से 5 साल से बैठे, तो फिर कोई कानून ही नहीं बनने देंगे। फिर कोई नहीं चुनी हुई बनेगा। विधानसभा चाहे 2/3 मेजोरिटी हो, अपार बहुमत हो, क्या फर्क पड़ता है? वहां से मंत्रिपरिषद से पास होकर विधानसभा में पास हुआ, राज्यपाल कुंडली मार जी के बैठ गए, बस जी उसके जी बाद जी। कोई कानून ही नहीं बनने देंगे। तो क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ताली बजाए, हंसता रहे, चुपचाप बैठा रहे? हाँ। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और दुनिया के तमाम देशों में है कि ये सब इनहेरेंट पावर्स होते हैं। और ये जो शक्ति है, ये स्पेशल शक्ति है। इसके ठीक बाद में 143 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, जो बाध्यकारी नहीं होता लेकिन सलाह का वजन होता है। ये 143 है। उसने दोनों को कोट किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, और कहा कि राज्य जब भी चाहे राष्ट्रपति हमारे पास सलाह के लिए भेज सकते हैं, कोई ऐसा मुद्दा है तो। और फिलहाल हमने अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि तो फिर क्या करता सुप्रीम कोर्ट? मान लीजिए कि अगर ये शक्तियां उसके पास ना होती तो कहता कि भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन राज्यपाल ने किया है, अब हम कर क्या सकते हैं?
या राष्ट्रपति अब बैठ गए तो अब मैं कर कैसा, क्योंकि संविधान में इतने विस्तार के बाद भी 1.5 लाख शब्दों का जो संविधान है, इसके बावजूद आपने ये कह दिया कि साहब उसमें ये कहाँ लिखा है कि जितनी शीघ्रता से हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। अब इसका साहब एज सुन एज पॉसिबल जो शब्द लिखा है कि इस पे गवर्नर एज सुन एज पॉसिबल, इसको महामहिम ने क्या कहा, साहब एज सुन एज पॉसिबल कोई टाइम थोड़ी दिया है, हमें जब संभव होगा तो बताएंगे। और ये कह के आप उस पर बैठ गए 5 साल से बैठे हुए और बैठे हुए आप कोई कानून बनने नहीं देंगे। 2/3 नहीं 3/4 आप ले आइए बहुमत, घंटा है उसे कोई असर पड़ता है। गवर्नर साहब बैठे लेके, तो गवर्नर साहब बैठे हैं, उसके बाद जब दोबारा भेजा गया उन्होंने खारिज करके भेज दिया। दोबारा जब भेजा गया तो उनको ये बाध्यता थी कि वो उस पर दस्तखत करें। उन्होंने अब की बार क्या किया, अब की बार राष्ट्रपति को भेज दिया। अरे आप खिलवाड़ कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं क्या? ये गवर्नर साहब महामहिम फुटबॉल खेल रहे हैं कि आपकी बार फुटबॉल उधर मार दो, आउट बॉर्डर के बाहर उसमें भेज दो, बाउंड्री के बाहर भेज दो, तो बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अब राष्ट्रपति क्या, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे, बैठा रहा तो महामहिम के पास है, राष्ट्रपति सबसे बड़े होते, हमें तो नौकरी दी है उन्होंने, ये कह के सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए। पूछा जाए इन तर्क करने वालों से कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट हाथ जोड़ के कहे कि अब जब, अच्छा राष्ट्रपति होता क्या है भारत में? राष्ट्रपति कुछ भी नहीं होता, भारत सरकार होती है, राष्ट्रपति के पास क्या है? तो इसका मतलब है कि आपके अमित शाह जी जो चाहे वो करते रहेगा, सुप्रीम कोर्ट हाथ जोड़ के बैठ रहा है, आप साथ क्या बताए, वो तो हमें नौकरी दिया उन्होंने इसलिए हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्या मजाक बना रहे हैं आप डेमोक्रेसी का, खिलवाड़ कर रहे हैं इस डेमोक्रेसी के साथ, और यही नरेंद्र मोदी के शासन में हो रहा है। इसलिए कोई ना कोई संस्था तो खड़ी होगी ना, वो कोई अजीत अंजुम हो सकते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट हो सकता, हम सबको ये करना पड़ेगा, सवाल इसका नहीं है। ये जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें ये मजबूरी है, क्योंकि अंबेडकर का वो बार बार मुझे आज सवेरे से याद आ रहा निशिकांत के उसके बाद कि उन्होंने कहा था हम आदतन एंटी डेमोक्रेसी हैं, हम डेमोक्रेसी हमारी आदत में नहीं है। तो ये यही बात है, निशिकांत दुबे उसका एक जीता जाता मुजस्सम तस्वीर है। उसके बाद एक बात है आखिरी में कि जैसे इसकी बात करें वक्फ कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 2 घंटों की सुनवाई के बाद जिस तरह से टेम्पररी स्टे कुछ चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, संजीव खन्ना उस बेंच में है इसलिए नाराजगी संजीव खन्ना से ज्यादा है चीफ जस्टिस से, लेकिन अब अगली तारीख है। अब किरेन रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 14 अप्रैल को वक्फ सुनवाई से पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा, कल को सरकार न्यायपालिका से में हस्तक्षेप करती है तो अच्छा नहीं होगा, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, शक्तियों के का बंटवारा कैसे होगा ये अच्छी तरह से परिभाषित है। और इसी तरह की बात निशिकांत दुबे और ये लोग कर रहे हैं कि भाई कानून बनाने का काम संसद का है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कानून तो बनाया नहीं, कानून संसद नहीं बनाया, संसद ने अपने बहुमत के आधार पर पास किया, लेकिन उस कानून की न्यायिक समीक्षा करने का अगर याचिकाएं जाती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। तो कहां सुप्रीम कोर्ट ने संसद के किसी कार्य क्षेत्र में दखल कहां दिया, दखल दिया है क्या, जो किरेन रिजिजू या ये कह रहे हैं? कानून संविधान निर्माताओं ने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पावर्स में कानून का इंटरप्रिटेशन इसीलिए रखा है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है। अब आप इसको दूसरी तरह लीजिए, आपका गवर्नर काम नहीं कर रहा है, आपका सभापति एक खास किस्म का वो दे रहा है, आपके जो तमाम इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले हैं वो लेके बैठ जा रहे हैं, तो काम कौन नहीं कर रहा है? इस सुप्रीम कोर्ट में मामला आया क्यों, राज्य वहां तक पहुंचे कैसे? पंजाब का भी पहुंचा, हर विपक्ष शासित राज्य, केरला का भी मई में है, मई में सुनवाई केरला सरकार की भी है, केरला की है। और यही देखिए कि उसी केरल में गवर्नर दिन रात उनको एक वीसी नहीं अपॉइंट करने दे रहा था, वही गवर्नर जब बिहार ट्रांसफर हो जाता है तो सब कुछ अच्छा होता है, घूम घूम के सब गलबैया है और बीजेपी की सरकार, वहां पे नीतीश कुमार की सरकार, सब कुछ अच्छा हो गया। बिल्कुल। तो क्या बताया जाए कि बताइए इससे क्या इंडिकेट होता है कि वही गवर्नर केरल में बहुत कुछ गलत हो रहा है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे अच्छा माना जाता है, बेस्ट शासित राज्य माना जाता है, वहां पे आपको सब कुछ खराब नजर आया, और उसके बाद जब बिहार आ जाते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये क्या क्या इंडिकेट कर, अच्छा किसको आप मूर्ख समझ रहे हैं? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई कानून बनाया है,
आप कानून का पालन नहीं कर रहे। हाँ, अगर आपने कानून बना दिया कि भारत में आज से राजशाही, मोदी जी अब किंग कहलाएंगे, मोदी जी महाराजा धीराज कहलाएंगे, तब फिर उसने एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आप संविधान की आधारभूत संरचना को नहीं बदल सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने वाकई दिया है, एक सिद्धांत दिया जिसे दुनिया में पालन किया गया, दुनिया ने सम्मान दिया इस सिद्धांत को। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्ध, क्योंकि खतरा ये था कि आप मेजोरिटी के नाम पे पूरा आधारभूत संरचना बदल के किसी मोदी को, किसी प्रधानमंत्री को कि वो बता महाराजा धीराज बना देंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर ये लिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर पे आपने छेड़छाड़ की कानून बना के, तो हम देखेंगे। यही तो ऐतराज वाइस प्रेसिडेंट का है कि साहब ये कौन सा डॉक्ट्रिन होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या चीज होती है। इसलिए होती है कि आप जैसे लोग कम से कम संविधान की सीमा में रहे, वो मर्यादा ना तोड़े, लेकिन आप तो रोज ही तोड़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा एनके सिंह साहब। और ये सही है कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, वही संवैधानिक मर्यादा तोड़ते हैं। जब राज्यपाल थे इससे पहले पश्चिम बंगाल में, तो उसी तरह से राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जैसे कोई नेता करता है। उनके बयान, उनके भाषण आज भी उसी तरह से वो बयान देते हैं, उसी तरह से भाषण देते हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के शान में कसीदे पढ़ते हैं, संसद में आरएसएस का गुणगान करने लगते हैं, और विपक्ष के लिए उनका क्या रवैया है सब दुनिया जानती है। लेकिन अब सवाल यही है, इसी पर खत्म करते हैं, क्या निशिकांत दुबे के इतने संगीन बयान के बाद, इतने गंभीर आरोप के बाद, चीफ जस्टिस पर गृह युद्ध फैलाने भड़काने का आरोप लगाने के बाद, धार्मिक युद्ध भड़काने के आरोप लगाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट पर देश में अराजकता फैलाने के आरोप लगाने के बाद, क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का केस चलेगा, या ये मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा जेपी नड्डा के इस बयान के साथ? इसी पर हम इस बातचीत को खत्म करते हैं। हम इंतजार करेंगे, कल सोमवार है, परसों मंगलवार है। हम उम्मीद रखेंगे कि देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भले ही वह अपॉइंटी केंद्र सरकार के हों, लेकिन इस मामले में कम से कम वो देखेंगे कितना संगीन। चूंकि प्रशांत भूषण का जिक्र हुआ, प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था, एक पिक्चर पर कुछ लिख के, जस्टिस क्या नाम था, बोबडे, उनका उनका बाइक पर, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, नागपुर में बाइक पर खड़े थे, पुणे में, नागपुर या पुणे था, नागपुर था शायद, जहां भी था, उस पिक्चर पर वहां पे उन पर कंटेम्प्ट चला, और यहां एक आदमी सीधे चीफ जस्टिस का नाम लेकर उन्हें गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। क्या इस मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ मुकदमा चलेगा? इंतजार करेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक, और हम लगातार इस पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब, नमस्कार।